हेलो फ्रेंड, मैं रोहित जायसवाल आरजे ब्रिलियंट क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने मेंडल के प्रयोगों के बारे में जाना था, जिसमें मेंडल के तीनों प्रयोगों को हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम मेंडल के प्रयोगों के बाद आगे उसके अगले चैप्टर में आते हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकीय पदार्थ, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है आनुवंशिकीय पदार्थ। देखिए, जितने भी जीव हैं जिनमें गुणसूत्रों के विभाजन के जरिए उस जीव का निर्माण होता है, उसमें अहम भूमिका हमारा आनुवंशिक पदार्थ निभाता है। हम उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि क्या होता है आनुवंशिकी पदार्थ, किसने इसका खोज किया और कैसे किया। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोम्स थियरी ऑफ हेरिडिटी। देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सन 1979 में विलियम फ्लेमिंग ने सेलमेंडा की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों को देखा था। देखिए, जो विलियम फ्लेमिंग हैं, उन्होंने सबसे पहले सेलामेंडा के कोशिकाओं में केंद्रक को देखा था। अर्थात हमें पता है कि जो केंद्रक होता है उसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और सबसे पहले विलियम फ्लेमिंग ने सेलामेंडर की कोशिका में केंद्रक को देखा था, जिससे उन्होंने बताया कि केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और इसी गुणसूत्र के जरिए मनुष्य के शरीर की संरचना होती है। क्योंकि मनुष्य के शरीर की संरचना का सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जो निर्माण का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारा निभाता है गुणसूत्र। देखिए, केंद्रक के गुणसूत्र देखा था वर्ष 1909 में वाल्टन स्टर्न तथा थियोडोर बावेरी ने मेंडल के सिद्धांतों एवं गुणसूत्रों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया। मतलब जब मेंडल अपना प्रयोग कर रहे थे, उसी समय उनके अध्ययनों के बाद सन 1902 में डाल्टनस्टन और थियोडोर बावेरी ने उन्होंने सिद्धांत दिए थे आनुवंशिकता के, उन्हीं सिद्धांतों पे ये दोनों वैज्ञानिकों ने कार्य किया, और अंततः उनके इन दोनों सिद्धांतों पे, उनके जो मेंडल के जो सिद्धांत थे, वो सभी सिद्धांत सही साबित हुए जब ये दोनों वैज्ञानिकों ने उनके इस सिद्धांत पर पुनः प्रयोग किया तब। और इन्हीं लोगों की वजह से मेंडल का जो ये सिद्धांत था, जो मेंडल का प्रयोग था, वो सही सिद्ध हुए। ओके फ्रेंड, हम अब आते हैं मेंडल के प्रयोग के बारे में कि मेंडल ने कैसे बताया था आनुवंशिक मटेरियल के बारे में, कि क्या होता है आनुवंशिक मटेरियल, जिसके बाद थियोडोर बावेरी और स्टर्न ने उन्हीं के प्रयोगों को बाद में सही साबित किया। क्या कहा था मेंडल ने, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने कहा था कि मेंडल के प्रयोग के अनुसार इनके प्रयोग से यह पता चला कि गुणसूत्र जोड़ों में होता है, और प्रत्येक जोड़े का एक एक गुणसूत्र विभिन्न मातृ एवं पितृ से आते हैं, तथा जिनसे मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। इन्हीं के प्रयोगों को स्टर्न एवं बावेरी ने सिद्ध किया। मतलब जो मेंडल ने अपना प्रयोग दिया था, जिसे मेंडल के जीवित रहते नहीं सिद्ध किया जा सका, बाद में स्टर्न और बावेरी आए और इन्होंने इनके सिद्धांतों को सही सिद्ध किया। और उन्होंने बताया क्या, स्टर्न बावेरी ने ये बात सिद्ध किया कि जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों में गुणसूत्र होते हैं, और वो सभी गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। सभी जीवों में जो गुणसूत्र का जो निर्माण होता है, उसका जो नए संतान में गुणसूत्र बनते हैं, वो माता और पिता के गुणसूत्रों से मिलकर बनते हैं। क्योंकि माता और पिता के एक एक जोड़ी गुणसूत्र, एक एक गुणसूत्र होते हैं, वो विभिन्न मात्र पिता से मिलकर बनते हैं। अर्थात माता और पिता से एक एक गुणसूत्र मिलकर नए संतान को एक युग्म में गुणसूत्र प्रदान करते हैं, जिससे उनका निर्माण होता है, जिससे उनके शारीरिक संरचना एवं उनके गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आइए अब हम जानते हैं गुणसूत्रों के प्रयोग के बारे में, गुणसूत्र क्या होता है, उससे कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं गुणसूत्रों को समझने के लिए कुछ माध्यम को जानने के लिए, क्योंकि स्टर्न और बावेरी ने कुछ ऐसे माध्यम बताया था जिसके जरिए हम किसी भी जीव के गुणसूत्रों को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है वो माध्यम, या क्या होते हैं वो तरीके जिसके जरिए हम किसी भी गुणसूत्रों के बारे में आसानी से अध्ययन कर पाएँ। आइए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, गुणसूत्रों के व्यवहार की इस समानता के आधार पर आनुवंशिकी का गुणसूत्र निम्न समझा जा सकता है, या निम्नवत तरीके से समझा जा सकता है। युग्मनज जाइगोट द्वारा प्रदर्शित गुणों का सार गुणसूत्र में होता है। देखिए, जिस भी गुणसूत्र का निर्माण होता है, उसमें
उसका सार जो होता है वो जाइगोट या युग्मनज होता है। मतलब ये है कि जो युग्मनज का निर्माण हो रहा है, जैसे मनुष्य में यक्ष वाई गुणसूत्र और यक्षेश गुणसूत्र से मिलकर जिस भी जीव का या बालक या बालिका का जो निर्माण होता है, उसका मुख्य जो सार होता है वो हमारा गुणसूत्र होता है, क्योंकि गुणसूत्र के आधार पर ही उन सभी युग्मनजों का निर्माण होता है। नंबर 2 है, गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होता है। मतलब प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव में जो उनके जेनेटिक गुण होते हैं वो उनकी संख्या से निर्धारित होते हैं। जैसे मनुष्य में 46 पीस अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मनुष्य के जेनेटिक गुण की गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण के हिसाब से बताया गया है कि मनुष्य का जो गुणसूत्र होगा वो 23 जोड़ी होगा। उसके बाद नंबर 3 पे आता है, गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। मतलब जितने भी गुणसूत्र होंगे उनमें जीन पाया जाएगा, जिसके जरिए मनुष्य के शरीर की संरचना निर्धारित करता है। क्योंकि जो जेनेटिक गुण होता है वही एक जनक से दूसरे, अर्थात जब जनक से संतान में जो जाता है वो उसका जीन ही होता है जो उसको अपने माता पिता के लक्षणों जैसा बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। अगला है, जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द्वारा निर्मित होता है। हम देखिए, अब हम जानेंगे। देखिए जो डीएनए होता है इसी के द्वारा जो जेनेटिक गुण है या गुणसूत्र का निर्माण होता है, जिसे हम डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। देखिए इसी के द्वारा गुणसूत्रों का निर्धारण या इसी के द्वारा अन्य संतान में गुणसूत्र जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गुणसूत्रों के जरिए ही डीएनए का निर्माण होता है। अगला है नंबर अगला कि प्रत्येक जीन किसी एक विशेष गुण का वाहक होता है। मतलब हर एक जीन में कोई ना कोई ऐसा जेनेटिक या एक ऐसा विशेष गुण होगा जिससे वह जीन किसी अन्य जेनेटिक गुण से अलग देखा जाएगा। मतलब हर एक जीव में कोई न कोई एक अलग विशेषता होता है और वो विशेषता उसके डीएनए के द्वारा दिखाया जाता है। वो जेनेटिक गुण होता है जो डीएनए के द्वारा उस जीव में आता है, जिससे वह जीव हर जीव या सभी अन्य जीवों से थोड़ा पृथक या अलग दिखाई देता है। वो होता है डीएनए के द्वारा किया गया प्रोसेस या विशेष गुण। अगला आता है, जीन में स्वयं विभाजन की क्षमता होती है। देखिए जो जीन होता है वो खुद ब खुद या स्वयं विभाजित हो जाता है। ये जीनों में एक अलग खास बात होती है जिसकी वजह से जीन स्वयं ही विभाजित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जीनों में एक अलग विभाजन की क्षमता होती है। अब हम इस अनुवांशिक चैप्टर के आगे वाले भागों को डिस्कस करेंगे कि आगे क्या है जेनेटिक भाग में। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में जानने के लिए। ये क्या होता है क्रोमोसोम्स और किसने किया था खोज क्रोमोसोम्स का। आइए जानते हैं क्रोमोसोम्स क्या है और इसका किसने खोज किया था और इस क्रोमोसोम्स का अर्थ क्या होता है। आइए जानते हैं। देखिए क्रोमोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है क्रोमो और दूसरा है सोम्स। क्रोमोसोम्स, देखिए क्रोमो का अर्थ होता है कलर और सोम्स मिस होता है बॉडी। कलर अर्थात रंग और रूप, बॉडी अर्थात शरीर या संरचना। देखिए सीधे से हम कह सकते हैं इन दो शब्द या इन दोनों वर्ड के अर्थ से ही हम इनका पूरा डेफिनेशन पता कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स होता क्या। देखिए क्रोमोसोम्स के दो वर्ड से ही हमें पता चल गया कि जिसके जरिए या जिसके द्वारा किसी भी जीव का रंग रूप तथा शारीरिक संरचना का निर्माण होता है वही होता है हमारा क्रोमोसोम्स। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और विधिवत और अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या होता है क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वांडलेयर ने किया था, सन 1888 में किया था। देखिए किसी जाति में अर्थात अब हम जानते हैं क्रोमोसोम्स का अर्थ क्या होता है, वैश्विक अर्थ क्या होता है क्रोमोसोम्स का, अब उसके बारे में जानते हैं। किसी जाति के जीवधारियों की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान व निश्चित होती है। जैसे मानव की कोशिकाओं में गुणसूत्र के जो युग्म होते हैं वो 23 होते हैं। अर्थात हर एक जीव में, हमने आपको बताया था कि हर एक जीव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो निश्चित होती है। क्योंकि ये गुणसूत्र की जो संख्या निश्चित होती है वही गुणों को या वही जीवों के गुणों को निर्धारण करता है, उसकी शारीरिक संरचना और रूप रंगों को निर्धारित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक जीव में गुणसूत्र निश्चित होगा और उन्हीं गुणसूत्रों के हिसाब से ही उसके रंग रूप, उसके स्वभाव, उसके हर एक चीज़ के बारे में बताया जा सकेगा। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं गुणसूत्र के बारे में और बढ़िया से क्या होता है गुणसूत्र, आगे जानते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं तालिका के बारे में कि किन जीवों में कितने गुणसूत्र होते हैं। आइए कुछ जीवों के बारे में जानते हैं कि किस जीव के पास कितने गुणसूत्र होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आज हम कुछ तालिका के जरिए जानेंगे पौधों तथा जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। देखिए यहाँ पे पौधों और जंतुओं का नाम और प्रत्येक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी में तथा पीस में कितने होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं। देखिए मनुष्य में हमें पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और पीस में देखा जाए तो टोटल 46 पीस होते हैं। इस बार आते हैं मटर में, तो मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और
पीस में 14 पीस होते हैं। उसके अलावा गेहूं में देखा जाए तो गेहूं में 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और पीस में देखा जाए तो 42 पीस होते हैं। उसके अलावा अगर प्याज में देखा जाए तो प्याज में होते हैं 8 जोड़ी गुणसूत्र और अगर देखा जाए पीस में तो 16 पीस होते हैं। इसके अलावा कबूतर में देखा जाए तो कबूतर में 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और पीस में देखा जाए तो 80 होते हैं। इसके अलावा अगर मेढक में देखा जाए तो मेढक का जो गुणसूत्र होता है वो 13 जोड़ी होता है तथा अगर पीस में देखा जाए तो 26 होते हैं। ये कुछ जीवों के तालिका जिसके जरिए हमने बताया कि सभी जीवों में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी जीव का गुणसूत्रों के द्वारा कैसे लिंग निर्धारण होता है, कैसे किसी जीव में लिंग का निर्धारण होता है गुणसूत्रों से, या कैसे पता चलता है कि किसी जीव में आने वाला संतान या नर होगा या मादा। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे लिंग निर्धारण होता है। आइए जानते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं मानव में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण कैसे होता है। मानव में गुणसूत्र और उसके लिंग का निर्धारण, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हम देखेंगे लिंग गुणसूत्र मानव में लिंग निर्धारण। देखिए क्या होता है। देखिए, बहुत से एक लिंगी जीवों में प्रत्येक कोशिका में एक जोड़ी विशेष गुणसूत्र होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर एक जीव में एक जोड़ी विशेष गुणसूत्र होते हैं जिसके जरिए उस जीव का लिंग निर्धारण होता है। कहने का हमारा ये है कि किसी की फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक कॉपी लिया, ठीक है, एक कॉपी लिया और उस कॉपी के ऊपर हमने कोई कवर नहीं चढ़ाया है, तो अभी ये एक कॉपी है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉपी के ऊपर कोई कवर चढ़ा देते हैं तो उस कवर के हिसाब से वो कॉपी दिखने लगेगा। इसी तरह यहाँ भी लिंग गुणसूत्र में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस है। जैसे समझिएगा, देखिए हमने बोला कि जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जैसे मानव में नर में XY लिंग गुणसूत्र तथा मादा में 2X लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, इन लिंग गुणसूत्रों में के जोड़े को अन्य गुणसूत्रों से विभेदित करने के लिए शेष बचे गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब हम कहेंगे अलिंग गुणसूत्र क्या होता है। देखिए, वही बताना चाहते थे कि अलिंग गुणसूत्र होता क्या है। देखिए, कहना हमारा यह है कि हर एक गुणसूत्र में, हर एक जीव में जो गुणसूत्र होता है, उन गुणसूत्रों में ये अलिंग गुणसूत्र का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके द्वारा लिंग निर्धारित होता है बस, लेकिन ये लिंग निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कैसे, देखिए जैसे हमने अभी बताया कि ये कॉपी है, इस कॉपी के जरिए यदि हम इस कॉपी के ऊपर यदि हम कवर चढ़ा दें तो ये जिस कवर या जिस रंग का कवर जाएगा वो कॉपी उसी रंग का दिखने लगेगा। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर यहाँ पर जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स क्या होता है कि मनुष्य में पूछ देता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, तो मनुष्य में 44 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। उन्हीं ऑटोसोम्स में एक जोड़ी मनुष्य का लिंग गुणसूत्र जुड़ जाता है जिससे हमारा कुल गुणसूत्र 46 जोड़ी हो जाता है, जिसके जरिए हम कहते हैं कि मनुष्य में 46 पीस गुणसूत्र है और 23 जोड़ी गुणसूत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अलिंग गुणसूत्र है इसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। इसी के जरिए हम लोग मनुष्य में लिंग के निर्धारण में या गुणसूत्रों की संख्या को भरपूर या पूरा कर पाते हैं। जैसे कि मनुष्य में अगर हम कहें कि मनुष्य में यहाँ पे जो नर है उसमें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है XY, ये XY लिंग गुणसूत्र मनुष्य के 44 ऑटोसोम्स के ऊपर एक जोड़ी XY गुणसूत्र जब लग जाता है तब मनुष्य का जो गुणसूत्र होता है वो नर कहा जाता है। लेकिन जैसे ही यही गुणसूत्र 2XX लिंग गुणसूत्र के नीचे 44 जोड़ी ऑटोसोम्स लग जाएगा तो वहां पे मादा का गुणसूत्र हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर हो या मादा, दोनों में 44 पीस ऑटोसोम्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, सभी में एक समान होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस जो XY गुणसूत्र होते हैं या जो हमारे एक पीस या एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं यहाँ X और Y, इन्हीं का चेंजिंग किया जाता है तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। आइए और भी विस्तृत रूप में जानते हैं कि लिंग का निर्धारण XY से कैसे होता है। आइए देखते हैं इसके आगे। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात मानव गुणसूत्र। देखिए, मानव गुणसूत्र में मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 पीस गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्रों के दो भाग होते हैं। ये जो गुणसूत्र हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 23 जोड़ी अर्थात 46 पीस गुणसूत्र बने हुए हैं, ये गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बने होते हैं। वो भाग क्या है आइए देखते हैं। देखिए वो भाग है, पहला भाग है अलिंगी गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम्स। देखिए हम इसी ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं। ये ऑटोसोम्स जो होते हैं ये समजात होते हैं, इनमें लिंग निर्धारण के कोई गुण नहीं होते हैं, बस ये क्या करते हैं उस लिंग निर्धारण की प्रोसेसिंग में अपनी भूमिका को निभाते हैं। जैसे समझिए क्या होता है, देखिए यह गुणसूत्र संख्या में
22 जोड़ी अर्थात 44 पीस होते हैं और प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र समजात होते हैं, मतलब कि समान जाति के होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन या कोई भेदभाव नहीं होता है। मतलब कि 44 के 44 सभी जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके अलावा इसे लिखा होते हैं ऑटोसोम्स की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती, मतलब जो ऑटोसोम्स होते हैं इनका लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं होता है। बस ये क्या करता है, उस गुणसूत्रों की संख्या को बराबर करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 46 जोड़ी यहाँ 46 पीस जो गुणसूत्र है वहां पे 46 पीस में से सिर्फ एक पीस जो अर्थात एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वही बस लिंग निर्धारण का कार्य करता है, और जो 44 पीस गुणसूत्र होते हैं उसका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा जो भाग है वो हमारा लिंग गुणसूत्र अर्थात एलोसोम्स। देखिए ये क्या करता है, एलोसोम्स यही है जो लिंग निर्धारण की गुण को दिखाता है। देखिए जो ये गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र भ्रूण में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब जो महिला का गर्भाशय या भ्रूण होता है वहां पे जो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं वही लिंग गुणसूत्र करते हैं। क्योंकि ये लिंग की निर्धारण का कार्य करते हैं इसलिए इनका नाम पड़ा है लिंग गुणसूत्र, अर्थात यही लिंग का निर्धारण करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, और इन्हीं के जरिए मनुष्य या जो मादा होती है इनके भ्रूण में लिंग निर्धारण का प्रोसेसिंग शुरू होता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे कैसे होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, कैसे नर होता है कैसे मादा होता है। अब इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं कैसे होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसके बारे में जानते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसमें यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, हमने बताया था कि मनुष्य में यक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, और मादा जो होती है उसमें जो पुरुष होते हैं उसमें यक्स वाई गुणसूत्र होता है, और जो मादा होती है उसमें सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे होता है आने वाले संतान में लिंग निर्धारण। देखिए यदि पुरुष के गुणसूत्रों में से यदि यक्ष गुणसूत्र निकलता है या टूटता है और मादा के अंडाशय से क्रिया कर लेता है, जैसे समझिएगा यदि हम कहें कि पुरुष के शुक्राणु से यक्ष गुणसूत्र प्लस 22 ऑटोसोम्स निकलते हैं और इधर से स्त्री में से ये फिक्स होता है, स्त्री में से जो भी निकलेगा यक्ष गुणसूत्र ही निकलेगा, और वहां से यक्ष और 22 गुणसूत्र निकलते हैं और दोनों आपस में मिलकर निषेचित करते हैं, तब बनती है हमारी क्या जो आने वाली संतान होती है या आने वाली जो शिशु होती है वो मादा बनती है। मतलब यहाँ पे जो भी लिंग निर्धारण के डिपेंडेंसी है या जिस पे भी डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, पुरुष पे करेगा। कहने वाला ये है कि यदि पुरुष के गुणसूत्र से यक्ष क्रोमोसोम्स तथा 22 जोड़ी ऑटोसोम दोनों निकलते हैं, इधर से भी यही होगा कंडीशन, जब मिलेंगे तो दोनों जब यक्ष यक्ष मिलेंगे और प्लस 22 22 44 पीस ऑटोसोम्स मिलेंगे तो बनेंगे हमारे 44 45 46 टोटल 46 पीस गुणसूत्र बनेंगे, जिससे जो आने वाला संतान होगा वो क्या होगी, हमारी जो मादा होगी। संतान कैसी होगी, मादा होगी। अगर यहीं पे हम गुणसूत्र को चेंज कर दें तो जो यहाँ पे संतान होगा वो लड़का हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे संतान को, अगला संतान जो है कैसे लड़का होगा। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं यदि पुरुष के गुणसूत्र से y प्लस 22 जोड़ी ऑटोसोम निकलता है तो, और यहाँ से महिला में फिक्स होता है यक्स प्लस वाई जोड़ी ऑटोसोम, जब निकलेंगे तो जो इधर से यक्स और इधर से वाई निकला तो दोनों मिले यक्स वाई, और जो 22 यहाँ पे ऑटोसोम्स और 22 यहाँ ऑटोसोम्स दोनों मिलके बने 44। मतलब 44 प्लस यक्स वाई जो गुणसूत्र मिल के जो बनते हैं उससे जो नया संतान उत्पन्न होता है वो होता है नर। क्या होता है, नर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण की जो गुण है वो किसके पास है, वो मनुष्य में किसके पास है, पुरुष के पास है। अर्थात जो भी लिंग निर्धारण होता है वो पुरुषों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष इसके ऊपर पूरे फिक्स होते हैं कि पुरुष ही कर सकते हैं। ये सब संयोग के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी पुरुष से जो शुक्राणु निकलते हैं वो असंख्य मात्रा में निकलते हैं, जब वहां से निकलते हैं तो 50% उसमें से जो शुक्राणु निकलते हैं उसमें 50% यक्ष गुणसूत्र और 50% वाई गुणसूत्र होते हैं। अब दोनों गुणसूत्रों में से ये संयोग पे निर्भर करता है कि कौन सा गुणसूत्र मादा के अंडाशय से क्रिया करता है और कौन सा संतान उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही लिंग निर्धारण की जो विशेषता है वो पुरुष में हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो कंडीशन है वो संयोग पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र मादा के अंडाशय से क्रिया करता है। जो अंडाशय से क्रिया करेगा वही गुणसूत्र या उसी तरीके का जो संतान होगा उत्पन्न होगा। तो अगर यहाँ से वाई गुणसूत्र टूटता है और मादा के अंडाशय से क्रिया करता है और मादा के अंडाशय को निषेचित करता है तो वहां पे जो नया संतान होगा वो क्या होगा, लड़का होगा या नर शिशु होगा। और यदि पुरुष के अंडाशय से अर्थात पुरुष के गुणसूत्र से यदि यक्ष गुणसूत्र निकलता है तो यक्ष गुणसूत्र महिला से फिक्स होता है, निकलेगा तो वहां से जो नया शिशु बनेगा, जो नया संतान बनेगा वो मादा हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज बताया मनुष्य में लिंग निर्धारण। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।